प्रकाश की तीव्रता जो होता है ये भी डिटरमिन करेगा फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। तो लिख लीजिए इस बात को। फाइटोप्लैंक्टन्स पादप प्लवक फोटिक रीजन्स में सीमित रहता है, फोटिक रीजन में सीमित रहता है। फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्र के फोटिक क्षेत्र में सीमित रहता है। किसमें सीमित रहता है? फोटिक, फोटिक क्या है? जहाँ पे लाइट जाती है 2 मिनट। मैंने एक बताया कि अगर ये गहराई है तो 200 मीटर तक जो है क्या होगा, इस प्रकाश की लेयर, प्रकाश की लाइट 200 मीटर तक ठीक रहेगा। इसमें भी 2 रीजन हुआ, कौन कौन सा? मोस्टली इसका मतलब हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन्स मोस्टली उसका कंसंट्रेशन कहां पे होगा? समंदर की ऊपरी लेयर में मोस्टली होगा, ठीक है। ऊपरी लेयर का मतलब, क्योंकि वहां पर यूफोटिक का मतलब है इंटेंसिटी इतनी है कि प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो जाएगा, तो लाइट तीव्रता पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे जाएगा? ऐड कर दीजिए। सबसे बढ़िया सोल्यूशन है। लिख लीजिए फोटोसिंथेसिस की रेट, प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलती रहती है। पहली बात, प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलती रहती है, इंटेंसिटी के साथ बदलती रहती है। रिपीट कर दिया। मैंने कहा कि फाइटोप्लैंक्टन्स, क्या लिखा आपने? प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलती रहती है। अगला लिखिए पोषक तत्व, दूसरा फैक्टर पोषक तत्व। फाइटोप्लैंक्टन्स की वृद्धि, फाइटोप्लैंक्टन्स की वृद्धि और प्रजनन के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स की वृद्धि और प्रजनन के लिए अकार्बनिक पोषक तत्व, अकार्बनिक पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस है। अकार्बनिक पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस जब होगा तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ होगा। इसका मतलब पोषक तत्व भी किसी फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को डिटरमिन करेगा कि नहीं करेगा? ये बात इस तरह। अगला पॉइंट लिखिए, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स, कुछ पादप प्लवक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। सीधे कमीशन पूछेगा कि क्या कोई फाइटोप्लैंक्टन नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है? एक स्टेटमेंट देगा, कथा एक स्टेटमेंट देगा, 4 स्टेटमेंट देगा और 4 स्टेटमेंट में कहेगा आंसर इस तरह देगा, केवल एक सही है, दूसरा 2 सही है, तीसरा पहला दूसरा सही है, चौथा पहला तीसरा चौथा जो भी हुआ। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं? कर सकते हैं।
ठीक है। ऐसे समुद्र के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होता है, या ऐसी जगहों पर जहां नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होता है, फाइटोप्लैंक्टन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब हुआ कि ऐसे क्षेत्रों में जहां समंदर के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर फाइटोप्लैंक्टन, जहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे और फिक्सेशन करने के बाद नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। क्लियर? अब देखिए इस बात को देखिए, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं और उन क्षेत्रों में विकसित हो सकते हैं जहां नाइट्रेट की सांद्रता कम होती है। क्लियर हुई बात? रिपीट कर दूं। और उन क्षेत्रों में विकसित हो सकते हैं जहां पर नाइट्रेट की सांद्रता कम होती है। भाई प्लांट को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे अपना खेती बाड़ी होती है, नाइट्रोजन यूरिया बोया जाता कि नहीं बोया जाता? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए तो किया जाता है, नाइट्रोजन इसी पूरा होता है। समंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है ना, बहुत बड़ी दुनिया है। ऐसी जगहों पर जहां पर नाइट्रोजन डिफिशियंस हो, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर सकता है। ठीक है, इस क्षेत्र में आगे पॉइंट्स लिखिए। तापमान लिख लीजिए। तापमान में फैक्टर्स है, तापमान, टेम्परेचर, लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में तापमान भी कार्य करता है। टेम्परेचर भी वर्क करता है। क्या लिखा आपने? तापमान प्रभावित करने वाले कारकों के साथ तापमान भी कारण कई जो फैक्टर्स हैं फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ के लिए, तापमान भी एक फैक्टर्स है, ये कहने का मतलब। ठीक है, आगे लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। ये पॉइंट्स लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला लिखिए, तापमान वृद्धि के साथ, तापमान वृद्धि के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। लेकिन एक बिंदु के पहुंचने के बाद, लेकिन एक बिंदु के पहुंचने के बाद ये तेजी से कम हो जाता है। ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बिंदु के पहुंचने के बाद ये तेजी से कम हो जाता है। जैसे देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर फाइटोप्लैंक्टन्स में तापमान बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन एक बिंदु के बाद धीरे धीरे घट जाएगा। ये पॉइंट्स यूपीएससी इसलिए देगा, एग्जैक्टली कोई टेम्परेचर नहीं देगा, क्योंकि ये नीट या मेडिकल्स वाला जो क्वेश्चन होता है वहां पर स्पेसिफाई दे देगा कि इतने टेम्परेचर तक बढ़ने के बाद प्रकाश से बढ़ेगा, लेकिन बाद में घट जाएगा,
यूपीएससी नहीं देगा, इसलिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं देगा कि अलग अलग किताबों में टेम्परेचर का ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज अलग अलग दिया रहेगा। और यूपीएससी में एग्जैक्टली कोई अगर इस तरह डाटा नहीं है उसको अवॉइड करेगा तुरंत। पता लग किताब कुछ कोई आता कुछ लिखे कुछ नहीं, पता लग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर टेम्परेचर्स के बढ़ने पर बढ़ेगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद धीरे धीरे घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि सर जो विशिष्ट जो ऊष्मा होती है पादप की जलीय पौधों की, वो सर एयर की तुलना में कम घूमने होने लगेगा। विप्योर, अब बताओ। इट्स विप्योर्स। व्हाट इज विप्योर्स? ये सर प्रकाश की तरफ जो विजिबल रेंज टेम्परेचर है, ये विजिबल रेंज टेम्परेचर है जो हमारी आंख में देख सकती है। इसको अगर किसी प्रिज्म से पास किया जाता है, ये 7 रंगों में टूटता है। सबसे ज्यादा इन 7 रंगों में किसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किसमें होगा? किसमें? सबसे ज्यादा बैगनी रंग में होगा। आपके का ये भी बैगनी है। प्रकाश संश्लेषण इन 7 रंगों में किस रंग में सबसे ज्यादा होगा? सवाल हमेशा कई बार पूछा गया है। तो सबसे कम सर रेड में होगा ना? सबसे कम किसमें होगा? रेड में ना? सबसे कम रेड में। रेड में होगा। आपका है। चलिए, सबसे ज्यादा सबसे कम होना चाहिए। सबसे ज्यादा सर सबसे ज्यादा बैंगनी पे, सबसे ज्यादा रेड पे, उसके बाद जो येलो और जो ग्रीन होता है उसमें थोड़ा कम हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण रेड में होगा। वाई? क्योंकि सर रेड की ज्यादा होती है। रेड की तरफ ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ने से, वेवलेंथ बढ़ने से क्या फर्क पड़ जाता है? क्यों बढ़ जाता है? उसका कोई फिजिकल इंपैक्ट तो आएगा। अगर किसी वेव की लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाती है तो उसका फिजिकल इंपैक्ट क्या डेवलप होगा? सही, ताप जो होगा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी ही बढ़ेगी उस लाइट का हीट क्या होगा? कम हो जाएगा। यही तो रिलेशंस आपको बताया था कि जिस लाइट का वेवलेंथ बढ़ेगा उस लाइट की हीट कम होगी। इन 7 रंगों में बताइए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? क्योंकि 0 से वेवलेंथ शुरू हो रही है। यहाँ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तो विजिबल आ गई। जैसे जैसे हम जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ती जा रही है ना। और जब वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो हीट क्या होगा? कम होगा। और जब इसीलिए इधर कम है, ये कम है और ये ज्यादा है। जब वेवलेंथ इसकी ज्यादा है तो हीट क्या होगा? कम हो जाएगी। और हमेशा जानेंगे कि क्लोरोफिल हमेशा हीट जब बढ़ जाएगी क्लोरोफिल डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, टूटने लगती है। जब टूटने लगेगी ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस क्या होगा? समझी बात? यानी प्रकाश संश्लेषण है, इसीलिए हीट जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हीट जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा उसी पर प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होगा। ये यूपीएससी स्टेटमेंट देके देगा। एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं देगा, क्योंकि डाटा देने से फिर फंस जाएगा मसला, दूसरा चीज हो जाएगा। भाई जैसे मेडिकल्स का है और उसका एग्जैक्ट डाटा मान लिया ये ना कर लिया, ये ऑल इंडिया लेवल का है तो उससे एग्जैक्ट नहीं देगा। तो इस वही पॉइंट में लिखा है, सवाल पूछा गया है। देखिए क्या लिखा आपने,
तापमान वृद्धि के साथ की दर बढ़ जाती है, लेकिन एक बिंदु के पहुंचने के बाद ये तेजी से कम हो जाता है। तेजी से कम क्यों हो जाएगा? तापमान बढ़ेगा, क्लोरोफिल क्लोरोफिल ज्यादा हो जाएगा। अब क्लोरोफिल डिसइंटीग्रेट करेगा प्रकाश संश्लेषण तक। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए टेम्परेचर प्रकाश के साथ तापीय अक्षांशों में फाइटोप्लैंक्टन्स का उत्पादन मौसमी भिन्नता को प्रभावित करता है। भिन्नता से प्रभावित होता है। थर्मल लैटिट्यूड भी तो क्या डिटरमिन नहीं करेगा फाइटोप्लैंक्टन्स को। दूसरी बात, मौसम भिन्नता जो है वो नहीं प्रभावित करेगा। एक जाड़े का मौसम, एक गर्मी का मौसम, फोटिक जोन गर्मी के मौसम ज्यादा होगा और जाड़े में कम होगा। उसके साथ साथ क्या इसके ऊपर जो अपशिष्ट पदार्थ या धुंधलापन जो है या पानी की पारदर्शिता क्या फाइटोप्लैंक्टन्स को निर्धारित नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ इसलिए फाइटोप्लैंक्टन टेम्परेचर रीजन में था कि यहां पे बारिश हुई, जबरदस्त बारिश हो रही है और जितने न्यूट्रिएंट एलिमेंट सब बैक इधर चले गए, इसलिए टेम्परेट पर जो है फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, लवणता। लिखिए लवणता भी उत्पादन को प्रभावित करेगा। इतना लिखिए। अगला एक कारक ग्रेजिंग ऑफ ज़ूप्लैंक्टन। लिख लीजिए, ज़ूप्लैंक्टन चराई कौन करेगा? कौन चराई करेगा? ज़ूप्लैंक्टन करेगा, फाइटोप्लैंक्टन करेगा? आप बताएं। कौन करेगा चराई? कौन करेगा बताओ? फाइटोप्लैंक्टन कैसे करेगा? अरे भाई ये बताओ, किसी में चारागाह में घास फूस जाते हैं चारा चरने? नहीं। देखो आप सोचो, देखो किसी चारागाह में घास फूस या पेड़ पौधे जाते हैं चारा चरने के लिए जाते हैं, कौन जाता है? जंतु जाता है। तो इस पानी की दुनिया का जंतु कौन है? ज़ूप्लैंक्टन ही तो होगा। क्यों नहीं एक्टिव पैसिव स्टडी क्यों कर रही हैं? पैसिव स्टडी का मतलब है कि एकदम दिमाग आराम से लड़ाए, आए समझ को देखना है तो। और जब एक्टिव होता है हर दिमाग एकदम अलर्ट रहेगा, हमेशा उसमें जो है करना। तो एक्टिव स्टडी जरूरी है, पैसिव स्टडी नहीं। मतलब ये ठीक है फिजिकल बॉडी हमारी क्लास के अंदर है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं है जाने देखा है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती है वो कैसी होती है? एक्टिव
एक्टिव पैसिव होती है, जैसे देखो जैसे एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। एक सैटेलाइट ये है, एक सैटेलाइट ये है, क्या फर्क है दोनों में? एक्टिव वाला तो लाइट दिखाता है, एक्टिव वाला लाइट दिखाता है, लाइट दिखा तो पैसिव वाला क्या करेगा? पैसिव वाला से चित्र जो होता है ना ऐसे जोड़ते चले जाओ, जैसे जैसे कवर अप किया उसका देखो फर्क ये होता है, ये इसीलिए एक्टिव माइंड और पैसिव माइंड को इसीलिए मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर दूंगी। एक्टिवली पढ़िए, पैसिव स्टडी की जरूरत नहीं है। जैसे सन है, सन जो है अपनी लाइट भेजता है कि नहीं भेजता? भेजता है। और फिर इस लाइट को फिर वापस जाता है, रेडिएट वापस चला जाता है कि नहीं जाता? जाता है। ये बात है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है? रिमोट का मतलब क्या होता है? वही दूर से सेंस कर लेता है, दूर से इस पृथ्वी के धरातल पर जिस चीज का स्टडी करना है उसी को बता देता है उसको। देखो यहाँ पे ये है, और जमीन के ऊपर नहीं रहता सैटेलाइट, ये स्पेस में। और रिमोट सेंसिंग से ये सारी चीजों को कि भाई तूफान आने वाला है, कहीं कुछ आने वाला है, तो बताएगा सब पूरा। दोनों में फर्क सिर्फ ये होता है कि जो एक्टिव पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, ये है मान लीजिए सन की लाइट आ रही है और ये सैटेलाइट है, ये जो लाइट आई ये रिफ्लेक्ट बैक होगी कि नहीं होगी? होगी। लॉन्ग रेस के रूप में होगी ना, वही शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आई और लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जाएगी। तो जो सन की जो लाइट होती है जब लॉन्ग वेव्स के रूप में जाती है, इसी को ये पकड़ करके इससे अंदाजा बता देता है कि यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ पर ये मिनरल है। यानी अपना कुछ नहीं किया, अपना बैठे हैं, सन की रेज आई वापस हुई, उसी को पकड़ कर एनालाइज करके बता देता है कि यहाँ पर कौन सा मिनरल है, यहाँ पानी है या पानी, ये बता देता है। एक्टिव सैटेलाइट जो होता है ये सूर्य की दीर्घ लॉन्ग वेव्स को नहीं है, उसको इंतजार करती, वेट नहीं करती है, बल्कि खुद अपना रेज भेजती है। तो ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हुआ। जो पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या हुआ? जो सन की जो लाइट है री-रेडिएट बैक होके जा रही है, लॉन्ग वेवलेंथ का वेट करती है, इंतजार करती है कि भाई तुम आओगे तभी हम बताएंगे, ये उसका वेट नहीं करती है, खुद अपनी लाइट भेज करके पता कर लेती है। तो स्टडी कैसे करनी है? तब कैसे पैसिव स्टडी कैसे करें? अरे भाई कहीं पेड़ पौधा या घास फूस चारा गया चरने, तो आप बताइए, मैं कह रहा था फाइटोप्लैंक्टन्स का कंसंट्रेशन या पॉपुलेशन जू प्लैंक्टन के पॉपुलेशन पर भी तो डिपेंड करेगी। अगर मान लिया किसी पर्टिकुलर जगह पर जू प्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा है तो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? खा जाएंगे। तो जब खा जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन उस जगह पर घटेगी कि नहीं घटेगी? यूपीएससी स्टेटमेंट देकर सीधे पूछेगा कि the populations, the concentration of phytoplanktons directly also depend with zooplankton population. यानी पादप पलवक की सांद्रता या आबादी जूप्लैंक्टन्स को जंतु पलवक के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। तो क्या करेंगे कि सही है कि गलत है? सही है। बस इस तरह लगा देना, बस सही, क्योंकि आएगा कथन एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, तो इसमें आपको ये भी फैक्टर है कि जूप्लैंक्टन कंसंट्रेशन भी भाई कोई चारागाह है, किसी टाइम पे 1000 गाय भैंस है और उसके बाद 2 साल 1 लाख गाय भैंस कर दिया, तब जू
चारागाह पर असर पड़ेगा कि नहीं होगा? पड़ेगा। वही चीज अब कन्फर्म हो तो नहीं, तो वो नहीं उसको कर पाएगा। अब आगे लिख लीजिए, अब लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। पादप पलवक की महत्व। इसमें सब कुछ डिफाइन है। ये ग्रेजिंग ऑफ जूप्लैंक्टन। अच्छा लिखवा दे, स्टार्ट लिख लीजिए सर। जूप्लैंक्टन जंतु पलवक की चराई की दर भी, जंतु पलवक की चराई की दर भी पादप पलवक की खड़ी फसल को प्रभावित करेगा। पादप पलवक की खड़ी फसल को निर्धारित करेगा। The population of zooplankton will also determine the population of phytoplanktons. होगा बिल्कुल सही, डायरेक्टली पूछा गया, खाली आप लिख लीजिए। अब लिख लीजिए पादप पलवक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ठीक, पहला क्या होगा? पहली बात, किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे वो रेगिस्तान इकोसिस्टम हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो, चाहे वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो, चाहे वो मैरीन इकोसिस्टम हो, चाहे वो ओशन इकोसिस्टम हो, सब इकोसिस्टम का जो बुनियादी सबसे बेस होता है वो क्या होता है? प्लांट होता है। प्लांट। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, आप बताइए, ये फाइटोप्लैंक्टन क्या समंदर का बेस है कि नहीं? तो डायरेक्टली इसका महत्व क्या हुआ कि समुद्री जल की जो ओशियनिक वाटर्स है, एक्वाटिक इकोसिस्टम की जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो बेस होगा वो कौन होगा? फाइटोप्लैंक्टन। अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? जलीय जीव नहीं होगा, पूरी तरह से इकोसिस्टम कोलैप्स होगा। तो सबसे बड़ा महत्व इंपॉर्टेंस ये है इसी एक्वाटिक इकोसिस्टम का फूड चेन, फूड वेव्स जो भी है उसका पारिस्थितिकी तंत्र का बेस होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस। क्योंकि ये नहीं है तो फिर क्या नहीं है? कोई भी नहीं। पहला लिख लीजिए, पादप पलवक जलीय खाद्य श्रृंखला की नींव है। इट इज a basic foundation. It is a basic foundation, the food chain of aquatic ecosystem. हिंदी में लिख लीजिए, पादप पलवक जलीय खाद्य जाल की नींव है, फाउंडेशन है। यही नहीं तो फिर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। आगे लिखिए, ये प्राथमिक उत्पादक है। ये प्राथमिक उत्पादक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ये सूक्ष्म जानवर और जैसे जूप्लैंक्टन से लेकर ये सूक्ष्म जानवर, जैसे जूप्लैंक्टन
से लेकर व्हेल तक सबको खाद्य उपलब्ध कराता है कि नहीं कराता है? व्हेल क्या है बताओ? स्तनधारी जीव। ये कह रहे हैं स्थलधारी जीव है, क्या मछली नहीं है? है, यही चीज हम कहते हैं। क्या ये व्हेल क्या है? सवाल पूछा गया क्या है? वो कह रहे हैं मछली मैमल है, ये मछली नहीं है, ध्यान रखिएगा। Lungs there are characteristic features of mammal. Lung is also found in the case of reptilia, in the case of fishes, in the case of reptiles, in the case of birds. All these animals lungs is found. Lung is not developed character of the हैं? क्या चीज? ये बर्थ होता है, आप कह रही हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैमल्स एग भी देते हैं। बताओ कोई मैमल एक्सेप्शन तो मिल जाएगा। इक्विडना नहीं है, डकबल प्लेटिपस नहीं है। मैमल का इक्विडना डकबल प्लेटिपस भी एग देता है। मैमल भी कोई देता है, एक्सेप्शन होगा कि नहीं हो गया? मैमल्स है, ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए मैंने कहा पूछा गया है which one of the following is the universal character of mammals, यानी कौन सा ऐसा कैरेक्टर क्या बोलेंगे? गुण है, विशेषता है। कौन सी ऐसी विशेषता है कि सभी मैमल्स में पाई जाएगी? सभी का मतलब नहीं मालूम, सभी पाया जाता है ना। यूपीएससी आसानी से एक नंबर नहीं देगा। यूपीएससी इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं सही करने देगा। मैमल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर सब है इसमें। कोई मैमल ऐसा बताइए जिसमें स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की ग्रंथियां नहीं पाई जाती? एक में नहीं पाई, कुत्तों में नहीं पाई जाती है। एक्सेप्शन हो गया कि नहीं होती है? इसीलिए अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए दौड़ के आते हैं तो हाँफते हैं, लार निकालते हैं। वो लार इसलिए निकालते हैं कि वही लार उनकी गर्मी को बाहर देता है। तो यूनिवर्सल कैरेक्टर क्या स्वेट ग्लैंड है? नहीं है। यूपीएससी ऐसे एक नंबर नहीं दे देगा आसानी से ना, तो पीसीएस दे देगा आसानी से। हाँ, हमने लिखित में सभी जाओ। उस हिसाब से तो कैट नहीं हुई सर। हैं? कैट नहीं तो क्या चीज? चलो मान लो, उसको लो, उसके लिए नहीं। मैमरी ग्लैंड्स, क्या सभी के अंदर मैमरी ग्लैंड्स, मैमल जितने होते हैं मैमरी ग्लैंड्स सब पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती तो बताओ किसमें नहीं? कौन सा मैमल ऐसे नहीं पाई जाती?
गाय भैंस कुत्ता बिल्ली किसमें नहीं पाई किसमें नहीं पाई जाती है? एकिडना में मेमोरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। एक्सेप्शन ये भी आ गया कि नहीं आ गया? हेयर बाल जो होता है मैमल की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है ना, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा मैमल है जिसमें बाल नहीं पाए जाते हैं? छिपकली मैमल है। छिपकली मैमल है, देखो क्या छिपकली मैमल, छिपकली रेप्टाइल है। वेल जो होता है, अगर वेल डॉल्फिन है, वेल है, क्योंकि अगर इसके अंदर बाल होगा तो बाल एक स्विमिंग के लिए बैरियर होगा कि नहीं होगा? वेल अपने एडॉप्टेशंस के लिए इसके बाल। तो अब सवाल होता है यूनिवर्सली कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है कि कोई भी हर मैमल को वो पाया जाएगा? इसका मतलब हुआ डायाफ्राम जो एक कैरेक्टर होता है, इट इज द ओनली कैरेक्टर व्हिच इज फाउंड ऑल मैमल्स। तो इसलिए कोई एक्सेप्शन मैमल नहीं है जिसमें नहीं पाया जाता। ये यूपीएससी इस तरह से पूछा है। आदमी तो हावड़ा कूद पड़ेगा, इसलिए मैं मिल तो गया ऐसे। ठीक है, ये चीज है। हमने क्या बताया? अब हमारे अपने बुक्स पे आइए कि पादप पलवक, इसको लिख लीजिए, सवाल आया हुआ है। इसको लफाजी मत सोचिए कि लफाजी कर रहे हैं जनरल की, क्या नाम है, ये सीधे सीधे मिल जाएगा, 3 के ऊपर 3 तो मिल गया। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा पादप पलवक किसका खुराक बना है? ज़ूप्लैंक्टन से व्हेल तक सबका बनना है। तो फूड चेन का बेस है कि नहीं, इंपॉर्टेंस है। अगला क्या लिखा आपने? ये तो दिया है इसमें जैसे उपलब्ध कराता है अगला देखिए, छोटी मछलियां आकाशरुकी, छोटी मछलियां आकाशरुकी। आकाशरुकी क्या होती है? जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। पादप पलवक पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए अगला पॉइंट, फाइटोप्लैंक्टन्स पे लिखिए। बताइए क्या है? हमने कहा फाइटोप्लैंक्टन कार्बन साइकिल के लिए रिस्पांसिबल होता है और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पांसिबल। यस सर। कैसे? कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। कार्बन सिंक के रूप। बहुत सही बात है। देखिए पहली बात, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही तो हुई। यस सर। यही तो हुई। अब सवाल उठता है इसमें क्या इस्तेमाल हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड।
ये इसको पहली बात तो ये करता है कि वायु की CO2 को एब्जॉर्ब करके H2 समंदर के अंदर CO2 को स्टोर करता, पहली बात। और ये कार्बन CO2 को सिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो वायु की कार्बन को जलीय कार्बन में बदल रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ कम हो जाए, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ कम हो जाए तो क्या नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण की कम हो जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगी तो इसका सिंक क्या होगा? कम होगा ना। और जब सिंक कम होगा तब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमारे वातावरण में क्या होगा? बताओ बताओ व्यक्ति को बताओ क्या होगा? अगर कार्बन सिंक कम हो जाए तो क्या होगा? बताओ। ये तो भाई हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होती है ना, एयर का सभी गैसों का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है ना, और इस गैसों का जो अलग अलग गैस है उसका रेशियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अब एयर से अगर फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो CO प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है? CO2 तो इसका सिंक नहीं होगा, CO2 का सिंक नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना, तो अपने ये क्लाइमेट चेंज होगा कि नहीं होगा? अब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा? क्लाइमेट जब चेंज होगा तब आपको विश्व के रिस्पेक्ट में क्या क्या डायमेंशन उसको लिखना पड़ेगा, इंडिया के रिस्पेक्ट में जो जो इम्पैक्ट होगा उसको लिखना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज से विश्व के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आएगा, 10-12 पॉइंट बना लीजिए। इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा, 10-12 पॉइंट इसमें लगा लीजिए। पूरा ऐसे रहेगा, ऐसे ही बढ़िया नहीं समझे बात? कार्बन साइकिल कर रहा है, एयर को समुद्र में ले जा रहा है। अब देखिए ये कार्बन जो है फाइटोप्लैंक्टन ने प्रकाश संश्लेषण किया ना, और ये कार्बन पौधों की पत्तियों तनों में जाकर डिपॉजिट हो गया। यही कार्बन फिर ये पौधे पत्तियां मर गई तो कार्बन अंदर ही तो डिपॉजिट हो गया। कार्बन का स्तर नीचे बढ़ाया, समुद्र के अंदर बढ़ाया, वही तो कोयला कोयला जमीन में, मतलब ऑर्गेनिक क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल बनाया। तो आप ये कार्बन का साइक्लिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? CO2 का कंजम्पशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? होगा क्या ना? तो ये अच्छा दूसरी बात है, फाइटोप्लैंक्टन्स का मास आपने अभी देखा कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्लांट पौधे हैं उनके बायोमास से कई गुना ज्यादा है। अगर एक डिस्टर्ब हो गया तो पूरा ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, तब समझ तब मुस्कुराया करिए सब लोग, तब पता लगे। तो जब समझ आए तब भी बनाया है, और नहीं सर तब भी बनाया, तो आखिर डिफरेंशिएशन तो कुछ लगे। आगे लिखिए फाइटोप्लैंक्टन्स यानी प्लवक वायुमंडल से ओशन में, फाइटोप्लैंक्टन्स वायुमंडल से ओशन में CO2 के ट्रांसफर के लिए उत्तरदायी है। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। प्लवक वायुमंडल से
ओशन क्या हिंदी बोलेंगे? समुद्र। समुद्र में CO2 के ट्रांसफर के लिए उत्तरदायी, ट्रांसफर में भेजता है, नहीं तो बात नहीं है। लिख लीजिए CO2 जो है, CO2 लिखिए, CO2 प्रकाश संश्लेषण में फाइटोप्लैंक्टन्स में के अंदर कार्बन के रूप में स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है, भंडारण हो जाता है, हो जाएगा ना, पत्तियों में, तनों में। लिख लीजिए, एक पॉइंट, एक डाटा दिया गया है, पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल कार्बन पंप 10 गीगा टन क्या लिखा है? बायोलॉजिकल कार्बन पंप के तहत एटमॉस्फेयर, वातावरण से 10 गीगा टन कार्बन समुद्र के अंदर स्टोर होता है। बायोलॉजिकल कार्बन पंप का मतलब है कि बायोलॉजी के जरिए कार्बन की पंपिंग करिए, पौधे होते हैं तो वही तो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, तो पौधे बायोलॉजी हो गए, और कार्बन का पंपिंग कौन कर रहा है? बायोलॉजी यानी जीव, फाइटोप्लैंक्टन इंडिकेट कर रहा है कि बायोलॉजिकल कार्बन पंप के तहत 10 गीगा टन कार्बन हर साल एटमॉस्फेयर से कहाँ आ रहा है? डीप सी में आ रहा है, गहरे समुद्र में जा रहा है। देखिए, बायोलॉजिकल कार्बन पंप तकरीबन 10 गीगा टन कार्बन वायुमंडल से डीप ओशन के अंदर, गहरे समंदर के अंदर पहुंच जाता है। यानी गहरे समंदर के अंदर कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। बात समझे भी नहीं समझे? लिख लीजिए, लिख लीजिए, even small changes in the phytoplankton, even small changes, थोड़ा सा बदलाव फाइटोप्लैंक्टन में, थोड़ा सा बदलाव फाइटोप्लैंक्टन में एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? समझ गए बात? वही कहने का मतलब अभी जब आपने बताया कि जो ओशन के अंदर होता है, एक्वाटिक लाइफ का टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज और टेरेस्ट्रियल
भाई आप 0 में भी रह लोगे और 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड तब भी रह लोगे। लेकिन जीव के अंदर जो पानी के अंदर है, इस पानी के अंदर का जो टेम्परेचर टॉलरेंस है जीव का बहुत कम होता है। जरा सा बदला मर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में ऐसा होगा। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अगर पानी का टेम्परेचर मान लिया किसी समय कितना है, मान लिया पानी का टेम्परेचर 0 होता है, तो पानी का 0 ज्यादा ही होगा, कितना होगा 10-5 डिग्री होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी अचानक 10 से सीधे या 5 डिग्री से सीधे 50 डिग्री हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। पानी ज्यादा 5, 6, 4 ऐसे ही रहेगा, ये तो रहेगा। तो कहने का मतलब टॉलरेंस रेंज जो इसमें जीव जो रहेंगे वो स्पेसिफिक टॉलरेंस रेंज कम होता है। और एक्वाटिक सिस्टम में कहीं थोड़ा सा स्लाइटेस्ट डिफरेंस हुआ तो फाइटोप्लैंक्टन डिस्टर्ब होंगे, और फाइटोप्लैंक्टन डिस्टर्ब होंगे तो पूरी एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी। कार्बन उसका बायोलॉजिकल पंप जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। CO2 का कंजम्पशन कम हो जाएगा, CO2 कंजम्पशन ओशन में कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। सिस्टम हम लोग सब लपेट उठेंगे। ठीक, कोई दिक्कत रहने दे आप, तो अब निकल जाओ घर, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, तो ये भी दिक्कत है।